डीएलएल फाइल्स पे काम किया था कि नहीं? डीएलएल क्लासेस का आइडिया है ना था, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर काम करेंगे डीएलएल फाइल्स के ऊपर। डीएलएल कहते हैं डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज। डीएलएल फाइल्स जो है क्लास फाइल्स की तरह ही होती हैं, ठीक है, लेकिन जो इनमें डिफरेंस आ जाता है, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं क्लास फाइल का, तो क्लास फाइल जो होती है आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड होती है पहले से, जबकि डीएलएल फाइल रन टाइम पे कॉल होती है। सही बात। इसके अलावा दूसरा ये फायदा होता है कि जो आपकी क्लास फाइल्स हैं वो शेयर नहीं हो सकती, जबकि डीएलएल फाइल शेयर हो सकती है। अब जैसे क्लास फाइल वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर तो काम करती है, प्रोजेक्ट के अंदर तो आप मुख्तलिफ जगहों पे उसको रीयूज कर सकते हैं, लेकिन किसी और जगह पे आप नहीं कर सकते, जबकि डीएलएल को आप कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज, डीएलएल फाइल डिकोडेड होती है। अगर आप वेब के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं, डेस्कटॉप प्रोजेक्ट में तो ये होता है कि अगर आप डेस्कटॉप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी एक्जी फाइल बनती है, और जब एक्जी फाइल बनती है तो उस एक्जी फाइल के अंदर आपकी कोडिंग नहीं होती, कोई बंदा आपके सोर्स कोड को नहीं देख सकता। लेकिन वेब पे जब भी आप काम करते हैं तो आपने अपने कस्टमर्स को साथ क्लास फाइल भी, सारा कोड भी देना होता है। अब सब कोड आप उसको दे रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर वो चेंजेस करवाना चाहे तो उसको आपकी क्या जरूरत है, वो तो किसी और से चेंजेस करवाएगा, ठीक है। आपका खाता तो खत्म हो गया। लेकिन बजाय इसके कि आप क्लासेस यूज करें, आप डीएलएल फाइल्स यूज करें, ठीक है। डीएलएल फाइल्स का ये फायदा होगा कि आप उसको कोड देंगे, एनकोडेड होंगी, उसको क्या पता बीच में क्या है, ठीक है। अगर चेंजेस करनी होंगी तो आपके पास डीएलएल फाइल्स मौजूद होंगी। डीएलएल फाइल्स डेस्कटॉप में भी यूज होती है, वेब प्रोजेक्ट्स में भी यूज होती है। पहले मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिससे डीएलएल फाइल को क्रिएट किया जाएगा, डीएलएल फाइल क्रिएट करना, फिर उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर मैं यूज करूंगा। डीएलएल फाइल के अंदर मैं क्या काम करूंगा, मैं एक सिंपल कैलकुलेटर की तरह की एक एप्लीकेशन बनाऊंगा। यहां पर मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट लिया, न्यू वेबसाइट नहीं ली मैंने, न्यू प्रोजेक्ट। और न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलती है क्लास लाइब्रेरी की। ये प्रोजेक्ट टाइप है बेसिकली, इसमें से क्लास लाइब्रेरी सेलेक्ट कर ली। इसको मैं नाम दे देता हूं माय डीएलएल प्रोजेक्ट या माय डीएलएल फाइल। अभी जो माय डीएलएल फाइल है ये आपके पास क्या आ गया, प्रोजेक्ट है, और इसको मैंने क्लास लाइब्रेरी बनाया हुआ है। इसके अंदर फिर फंक्शन है, और इस फंक्शन सॉरी क्लास है, पब्लिक क्लास, और क्लास का नेम है क्लास 1, इसका नेम आ गया। अब क्लास के अंदर जिस समय मैं वेरिएबल्स डिफाइन करता हूं, कोई इसमें स्पेशल कोड नहीं है। यहां पर मैं लिखता हूं इंट सम, इंट ए कामा इंट बी। ए और बी दो पैरामीटर्स आ गए, और ये क्लास क्या करेगी, रिटर्न ए प्लस बी, ए और बी को प्लस करके रिटर्न कर देगी। सिंपल एक क्लास है, और आपको सामने नजर भी आ रहा है क्लास बनी हुई है, और क्लास के अंदर मैंने कोड लिख दी है सम का फंक्शन। फिर इसके बाद आप क्या करें, इसको आप रन नहीं कर सकते, ये ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो क्लास होती है इसके अंदर कोई मेन फंक्शन नहीं है जिसको रन किया जाए, कोई फॉर्म ही नहीं है जिसको रन किया जाए। आपने क्या करना है, क्लास बनाने के बाद आप बिल्ड पे जाएं और बिल्ड सॉल्यूशन कर दें। बिल्ड मेन्यू के अंदर बिल्ड सॉल्यूशन, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बिल्ड पे जाएं या रीबिल्ड सॉल्यूशन कर दें, दोनों एक ही काम करेंगे। बिल्ड सॉल्यूशन कर दें, बिल्ड सॉल्यूशन क्या करेगा, इसकी आउटपुट फाइल बनाएगा, डीएलएल फाइल। ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को जाया ना करें, क्योंकि अगर डीएलएल फाइल में कुछ तब्दीली करनी है तो ये प्रोजेक्ट आपके काम आएगा। ये आपका सोर्स प्रोजेक्ट है, सोर्स है आपका। अगर आपके पास से ये सोर्स प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो
तो फिर आप उस डीएलएल फाइल में चेंजेस नहीं कर सकते, आपको दोबारा नए सिरे से कोड लिखना पड़ेगा। इसकी आउटपुट क्या बनी है? इसकी आउटपुट जो आपने फोल्डर बनाया था, डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट बनाया था, उस प्रोजेक्ट पे जाएं। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगेन फोल्डर है, फोल्डर के अंदर बिन का फोल्डर है, डिबग का फोल्डर है और इसमें ये डीएलएल फाइल है। अगर मैं इसको ओपन विद कर लेता हूं एडोब में, तो देखें इसमें ये ओपन सपोर्टेड ही नहीं है। मैं इसको नोटपैड में ओपन करता हूं। ओपन हो गई, लेकिन आपको इसके अंदर से जो कोड है वो एनकोडेड मिलेगा, कहीं भी आपका कोड आपको नजर नहीं आएगा। क्या एनकोडेड खुद होती है। जब डीएलएल फाइल पर आते हैं तो आपका सोर्स कोड खुद ही कन्वर्ट हो जाता है, सही है ना। और ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट याद करना है कि ये आपका सोर्स प्रोजेक्ट है, इसके अंदर फिर आपकी डीएलएल फाइल बनी हुई है। डीएलएल फाइल बन गई, इसको आप एडिट नहीं कर सकते जब सोर्स फाइल नहीं है तब। कल कर सकते हैं आप। जैसे आपकी एग्जांपल, आप कुछ सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करते हैं, उसमें ऑप्शन होती है कंप्लीट अनइंस्टॉल की। जब कंप्लीट अनइंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो आपको एक मैसेज मिलता है, देयर आर सम शेयर्ड डीएलएल फाइल्स, रिमूविंग दीज फाइल्स विल कॉज अदर प्रोग्राम्स नॉट प्रॉपर वर्किंग। कि आप इसको डीएलएल फाइल है, शेयर्ड है, अगर अनइंस्टॉल करेंगे डीएलएल फाइल्स भी खत्म हो जाएंगी, फुल अगर अनइंस्टॉल करेंगे तो बाकी प्रोग्राम भी फिर नहीं चलेंगे। अक्सर होता है कि आप काम करते हैं उस पे, आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया विजुअल स्टूडियो, लेकिन जब आप ऐड रिमूव प्रोग्राम पे जाएं, विजुअल स्टूडियो के काफी ज्यादा कंपोनेंट्स इंस्टॉल होते हैं, आपको ये कंपोनेंट निकाल लेते हैं, बीच में से अनइंस्टॉल कर लेते हैं। आप सोचते हैं यार ये तो मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया, रिमूव कर दिया, रिमूव करके फिर विजुअल स्टूडियो नहीं चलता, ठीक है। तो डीएलएल फाइल्स जो होती हैं, इनके अंदर आप कोई भी डेटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने विजुअल स्टूडियो ले लिया, अब मैं वेब प्रोजेक्ट बनाऊंगा। डीएलएल फाइल्स बनाने का जो तरीका है वो डेस्कटॉप प्रोजेक्ट में भी उसी तरह बनती है, वेब के अंदर भी। ये जो डीएलएल फाइल मैंने बनाई है, ये आप डेस्कटॉप प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, वेब प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, दोनों में आप कॉल कर सकते हैं डीएलएल फाइल को जो मैंने क्रिएट की है। डीएलएल फाइल्स के अंदर भी आप इनहेरिटेंस वगैरह कर सकते हैं कि आप दो क्लासेस लें, क्लास 2 क्लास 1 से इनहेरिट कर लें। इसके बाद फिर मैंने फाइल में से न्यू, और न्यू के अंदर से वेबसाइट पे क्लिक किया। ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट मैंने ले ली और इसको मैंने नाम दे दिया वेब DLL। मैं अब उस DLL फाइल को कॉल करूंगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। पहले राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, एक तो मैं वेब फॉर्म ले लेता हूं, जैसे हमने वेब सर्विस ऐड की, दूसरा मैं अब DLL फाइल ऐड करूंगा, ठीक है। लेकिन वेब सर्विस का तो ये होता है ना, आपकी किसी और रिमोट सर्वर से चल रही होती है वेब सर्विस, जबकि DLL फाइल आपके प्रोजेक्ट में ही होती है, इंक्लूड होती है। DLL फाइल्स इसलिए कि बाज़ औक़ात आप कोई बना बनाया कोड जब नेट से लेते हैं तो आपको DLL फाइल्स मिलती हैं बनी हुई, तो DLL फाइल्स को आप यूज कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, ये ख्याल रख लें। अब इस पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक पे आप क्या करेंगे, ऐड रेफरेंस की ऑप्शन है, ऐड रेफरेंस पे क्लिक कर लें और फिर ब्राउज पे जाएं, और ब्राउज पे जाके मैं क्या करता हूं, इधर से डेस्कटॉप में माई DLL फाइल, फिर माई DLL, फिर बिन के अंदर डिबग के अंदर वो DLL फाइल है। जब आप वो DLL फाइल सेलेक्ट करते हैं तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर बिन का फोल्डर बनेगा और वो DLL फाइल आपके प्रोजेक्ट में कॉपी हो जाएगी। अब इस DLL फाइल पे डबल क्लिक करें, ओपन करें, देखें इसमें क्या है, लेकिन ये ओपन ही नहीं हो रही, इसके अंदर से आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज बता रहा है DLL की, बाकी कोड वगैरह कुछ भी नहीं बता रहा। जो इससे पिछला प्रोजेक्ट है जो बनाया था वो प्रोजेक्ट इसका सोर्स कोड है, लेकिन वो तो आपके पास है। ये जो एमटी हमने ली थी सर, तो कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये फिर लेंगे सर? नहीं, खुद एमटी लेंगे। वैसे अगर आप लेते हैं ना ASP.NET वेबसाइट,
तो इसमें पहले से कुछ पेजेस बने होते हैं, मास्टर पेज भी बना होता है, वो पहले से कुछ डिजाइनिंग की हुई होती है। एम्प्टी वेबसाइट लेंगे तो आप अपनी डिजाइनिंग खुद करेंगे। DLL फाइल के लिए आप ऐड रेफरेंस करेंगे। ऐड रेफरेंस पे जाके आप फाइल ब्राउज करके ओके कर दें, तो फाइल आपके प्रोजेक्ट के अंदर बिन का फोल्डर बनता है और बिन के फोल्डर में ऐड हो जाती है। अगर आप डबल क्लिक करके किसी फाइल को भी ओपन करते हैं तो सोर्स नजर नहीं आएगा। इसके बाद मैं इसका बनाता हूं फॉर्म। समझ आ रही है ना? यस सर। परेशान नहीं होना, सही है ना? असल में वो आपका एक लेक्चर बीच में से रहता था, उस वजह से आपको दोनों लेक्चर तब समझ नहीं आए। वेब सर्विस वाला तो क्लास की तरह ही था, ग्रिड। मैंने यहाँ पर इसमें लेबल ले लिए और 2 टेक्स्ट बॉक्स। इसके अलावा रिजल्ट के लिए एक चाहिए होगा और एक बटन ले लिया सम का। पहले लेबल ले लिया, एंटर फर्स्ट इंटीजर, फिर इस पे एंटर सेकंड इंटीजर, इसके बाद जो लेबल है इसमें रिजल्ट। बटन आ गया, इस बटन को सम नाम दे दिया। डबल क्लिक किया, माय DLL फाइल डॉट क्लास 1। माय DLL फाइल, एक DLL फाइल में मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती है। उसमें जो क्लास थी क्लास 1 के नाम से थी। इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, OBJ, ऑब्जेक्ट नेम आ गया और इज इक्वल टू न्यू, वही कंस्ट्रक्टर आ गया। या फिर आप उसी तरह यूजिंग माय DLL फाइल ऊपर लिख दें। जब यूजिंग माय DLL फाइल करेंगे तो फिर ये नीचे वाला काम आपको नहीं करना पड़ेगा। इंटीजर x, y और z, 3 इंटीजर्स ले लिए। x इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू एंड 32, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। फिर y इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू एंड 32, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। z इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू एंड 32, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। ना z तो नहीं करना। z इज इक्वल टू OBJ डॉट सम को पब्लिक नहीं लिखा हुआ, बताते नहीं है आपको, प्रीवियसली उठाया क्या एरर बताएं, ठीक है। पब्लिक चेंजेस की सोर्स फाइल में, फिर आप बिल्ड में जाके अगेन बिल्ड सॉल्यूशन कर दें, नई DLL फाइल बन जाएगी, अपग्रेड हो जाएगी। और इसमें फिर राइट क्लिक, ऐड रेफरेंस, रिप्लेस कर दें, यस अप्लाई टू ऑल कर दिया। और फिर अब यहां पर OBJ z इज इक्वल टू OBJ डॉट, अब देखिए सम फंक्शन कॉल हो रहा है। चेंजेस मैंने किस में किए हैं? सोर्स फाइल में। OBJ डॉट सम x और y, 2 पैरामीटर्स आ गए और फिर टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू z डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। यहां पर फर्स्ट वैल्यू सेकंड, सम किया 60 आ गया। लेकिन अगर DLL फाइल डिलीट कर देंगे तो ये आपका रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करेगा, एरर दे देगा। ऑब्जेक्ट रेफरेंस का अगर जो उसके अंदर इंक्लूड हुई है, एक DLL फाइल इसमें पड़ी हुई है, ओरिजिनल जो प्रोजेक्ट है माय DLL के अंदर। लेकिन जब ऐड रेफरेंस करते हैं तो वेब के अंदर वो फाइल इंक्लूड हो जाती है, सही है ना? ये DLL की बेसिक फाइल है। DLL का देखें, एक तो ये